हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। माय नेम इज विशाल और आगे हम रखने आप सभी का ख्याल, लेकिन किसका? फिजिक्स का। तो बच्चों जैसा कि पता है आप सभी को, हमने इस चैनल पे शुरू किया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सोल्यूशन का सीरीज। आज की क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, दैट इज यूनिट मेजरमेंट का कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन इन वन वीडियो। तो फटाफट बच्चों सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। एवरीवन काइंडली शेयर द वीडियो, काइंडली लाइक द वीडियो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं सभी लोग? फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते, सो बच्चे लोग, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी मंडी। आई हैव बीन अवार्डेड इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल एंड आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ जेईई एंड नीट फील्ड फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। तो बच्चों ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो अभी क्लास 11th में है, 12th में है या फिर जेईई नीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है आप सभी को। एनसीईआरटी जो कि माना जाता है वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके सोल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1.1 देखिए क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन मीटर क्यूब। तो बच्चों एक क्यूब है, ठीक। इस क्यूब का आप सभी को दे रखा है, साइड दे रखा है 1 सेंटीमीटर, राइट। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज बच्चों ए का क्यूब यानी साइड का क्यूब, दैट इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, राइट। तो व्हाट वी नीड टू डू एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। सो पुट हियर, ये हो जाएगा बच्चे लोग 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब, है ना। और ये आ जाएगा किसमें? मीटर का क्यूब में। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों के 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर -6। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पहला वाला बात क्लियर हो गया, पहला सवाल क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। रेडियस आप सभी को दे रखा है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है बच्चों आप सभी को क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको बोल रखा है सरफेस एरिया बताइए mm स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहले सरफेस एरिया फॉर्मूला मुझे जरा बताएंगे आप सभी लोग। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर? सर दिस इज 2 पाई RH, राइट, है ना। 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 होती है। रेडियस कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 10, राइट। ये जो भी आंसर आएगा बच्चों किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो मल्टीप्लाई करा लो, करा जरा मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 12.56। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या सभी को? इंटू 10, है ना। और 10 से इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है जो भी। अब आप सभी को आंसर चाहिए किसमें? आप सभी को आंसर चाहिए बच्चों मिलीमीटर स्क्वायर में। तो आप सभी को फिर से पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दीजिए यानी 100 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग बच्चों को लिख देंगे 12.56 इंटू 10 इंटू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी बेसिकली बच्चा लोग कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 12,560 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 12,560 मिलीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चा लोग? क्लियर है? किसी को डाउट? जल्दी बताएंगे सभी लोग, सभी लोग जल्दी बताइए, किसी को डाउट है यहाँ तक? हो जाएगा, चलो ठीक है। ये सही है ना कैलकुलेशन? बिल्कुल सही है सर। 2 पाई RH होता है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 2 सेंटीमीटर है ही अपने पास, राइट। रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर है और हाइट अपने पास 10 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर 2 दूना 4, 4 3 12 और चलो देखिए 56 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर, ठीक है भाई। तो हो जाएगा 12,560। कितना हो जाएगा? 12,560, ठीक। या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.256 इंटू 10 टू द पावर कितना? 10 टू द पावर कितना बच्चा लोग? 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को दिक्कत? चलो आगे चला जाए। चलो भाई आगे चलते हैं। अ व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। एक व्हीकल है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। आपको बोल रखा है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, यानी कि यू नीड टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू मीटर पर सेकंड, देन ओनली यू कैन टेल कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा ये। तो भाई 18
है ना। एक तो तरीका आप सभी को पता होगा 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या सभी को पता है ना। तो ये चेंज हो जाता है मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, यानी कि 1 सेकंड में कितना चल रहा है, ये 5 मीटर चल रहा है, राइट। जिनको 5/18 नहीं पता कहाँ से आता है, जिसको ऐसे कर सकते हैं लोग, 18 किलोमीटर को मीटर बदल लिए, यानी कि 1000 मीटर बाय घंटा है, घंटा को सेकंड में बदलना है, कितना हो जाएगा ये 3600 सेकेंड्स, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10 और 2 18 दूना 36, 30। इसी तरीके से आता बताओ 18 इंटू 5/18, ठीक है। समझ में आएगा नहीं आया, तो याद रखना कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को, कभी भी किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट डी पोर्शन देखिए, कह रहा है चलो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? चलो सर, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो बोल रखा है बच्चों जो सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है बच्चों, लेड है ना। तो डेंसिटी ऑफ लेड जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर डी आर, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दे रखा है बच्चों, 11.3, ठीक। अब ये हो गया, मैंने मान लिया डेंसिटी ऑफ लेड हो गया है ना, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों लोग, 11.3 आ गया क्या, ठीक है। चलो तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉरी लेड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं पता तो जान लेना, इसकी वैल्यू हो गई 11.3। तो डेंसिटी ऑफ लेड वैल्यू बच्चा लोग 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। यानी कि इसका डेंसिटी 11.3 आ जाएगा किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। उसके बाद आपसे पूछ रखा है केजी पर मीटर क्यूब में भी बताओ, केजी पर मीटर क्यूब में भी बताइए। तो कैसे करेंगे यार, देखिए जरा। तो देखो 11.3 है, ग्राम को केजी में बदलने क्या करोगे, 10⁻³ से गुणा, ये हो जाएगा केजी में, राइट। उसके बाद सेंटीमीटर को मीटर बदलने क्या करेंगे सर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 10⁻² मीटर, और इसका क्यूब है तो होल क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब है ना, समझ गए। तो ये हो जाएगा बच्चों 11.3, ये होगा -6, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, राइट। तो अपना जो डेंसिटी हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो समझ में आ गया क्या पूरी कहानी। तो याद रखिएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को जब आप केजी पर मीटर क्यूब में बदलते हैं तो 1000 से गुणा कर दिया जाता है। सिंपल सा तरीका ये है, याद रखना, ठीक है भाई। क्लियर हो गया ये सवाल, किसी को दिक्कत बच्चा लोग, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया तो फटाफट सभी को वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट को सुटेबल कन्वर्जन करना, देखो इसको आप सभी ने पढ़ा है कि डायमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करके कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डायमेंशनल एनालिसिस थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे देखिए जरा, पहले क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। चलो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। देखिए आपको बदलना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में। चलो भाई, तो 1 kg में कितना ग्राम सर, 1000 ग्राम, एक रखे kg का 1000 ग्राम, राइट। उसके बाद मीटर स्क्वायर भी है, तो मीटर स्क्वायर कैसे चेंज करेंगे सर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और बाकी सेकंड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सेकंड में सेकंड ही रहने दीजिए, ठीक है। तो देखो 100 का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ हो जाएगा, और 3 जाएगा, तो टोटल हो जाएगा बच्चों 10⁻⁷। कितना हो जाएगा 10⁻⁷ क्या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोग कितना, 10⁻⁷, ठीक है। अच्छा कोई बता सकता है मुझे ये किसका यूनिट है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, कोई बता सकता है? एनीवन कैन गेस व्हिच यूनिट इज दिस, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर? यस, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चों लोग, ठीक है। ये एनर्जी का यूनिट है किसमें, एमकेएस में, ठीक है। जब एनर्जी की यूनिट को एमकेएस में बदला जाता है ना, एमकेएस में रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लोग जूल। क्या बोलते हैं, जूल। जब इसको हम लोग बच्चों सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, जब सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है अर्ग, है ना। तो 1 जूल जो होता है बच्चों 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, जो कि आप सभी +7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है वो प्लस का मतलब 10⁻+7 अर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये जो यूनिट लिखा है दिस इज द अर्ग बेसिकली, व्हाट इज दिस इज अर्ग।
एंड व्हाट इज दिस, दिस इज जूल। ठीक है, समझ में आ गया क्या? पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए उसके बाद देखो क्या रहा है, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर। 1 मीटर में लगभग कितना लाइट ईयर होता है? तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो 1 लाइट ईयर होता है इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बच्चे लोग? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10⁻15, ये हो जाएगा लाइट ईयर। अब देखो 9.46 है, क्या है 9.46? ये लगभग 10 के बराबर है क्या सर? बिल्कुल लगभग 10 के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ बच्चों 10⁻16 लिख सकता हूँ उसके सीधे, है ना। तो नियर अबाउट ये आ जाएगा बच्चों 10⁻16, नियर अबाउट कितना आ जाएगा 10⁻16 लाइट ईयर, लगभग 10⁻16 लाइट ईयर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये? ठीक है, यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए सी पोर्शन देखिए क्या कर रहा है अगला पोर्शन कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, कर दिया जाए। चलो भाई कर देते हैं इसको कन्वर्ट, करो भाई कन्वर्ट। इसको देखो क्या आ जा रहा है, 3 किलोमीटर को किलोमीटर बदलो, कितना हो जाएगा? मीटर को किलोमीटर बदलना है भाई, आप सभी को पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू बच्चा लोग 10⁻³ मीटर। सर 1 मीटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10⁻³ किलोमीटर, बस, है ना, लिख दीजिए। मीटर को किलोमीटर बदलेंगे क्या है? 10⁻³ किलोमीटर। उसके बाद सेकेंड को घंटा बदलना है। ठीक, आज सभी पता है 1 घंटा इज इक्वल टू 3600 सेकंड, पता है क्या? पता है सर। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3600 घंटा, है ना। तो बदलिए यहाँ पे सेकंड की जगह पे क्या रखेंगे? 1/3600 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा घंटा स्क्वायर। समझ में आएगा नहीं यार? ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सभी को? चलिए तो 3 इंटू 10⁻³ अभी देखो 3600 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 36 इंटू 36 इंटू 10⁻, मैं लिख सकता हूँ इसको डायरेक्टली 4, और ये हो जाएगा बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में सवाल आंसर मतलब। ठीक, गुणा कराइए, 36 इंटू 36 कितना होता है बच्चा लोग? 36 इंटू 36 करिए, कितना आ जाएगा? 36 इंटू 36 करते हैं, जरा देखते हैं कितना आता है भाई। 36 इंटू 36 1296 इंटू 3 कर दीजिए, आ जाएगा 3888, आ जाएगा बच्चों 388 इंटू 10⁻, कितना हो गया सर? 10⁻+1 हो गया, है ना। 4 में से 3 जाएगा तो +1 बचेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली कैसे लिख सकते हैं बच्चों लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.88 इंटू 10⁻4 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, है ना। इसका आंसर इतना आ जाएगा। चेंज कर लोगे क्या? यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे, है ना, मतलब रख देना यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्टली है जी को कन्वर्ट करना है इसमें। जी को कन्वर्ट करना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को। जो जी है, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर को यूनिट टू चेंज इंटू व्हाट? सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स और सेकंड का -2। ठीक, इसमें चेंज करना, राइट। चलो भाई कैसे करेंगे? देखो इसमें देखो न्यूटन वगैरह दिख रहा है भैया, न्यूटन वगैरह दिख रहे हैं क्या यहाँ पे आप सभी को? सर बिल्कुल दिख रहे हैं, न्यूटन यहाँ पे दिख रहे हैं अपने को। तो न्यूटन भैया को अपने पहले क्या में चेंज करना पड़ेगा? पहले सर इसको नॉर्मल यूनिट्स में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके अपन लोग काम कर पाएंगे क्या, है ना। क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है ना, अब ये न्यूटन में है, तो पहले न्यूटन को चेंज कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन क्या होता है? न्यूटन सर यूनिट होता है फोर्स का, जो कि होता है सर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है क्या? न्यूटन मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखिए जरा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर को जरा सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? न्यूटन को मैंने लिख दिया बच्चों केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके पश्चात मीटर को मीटर स्क्वायर इसके साथ है इधर और केजी स्क्वायर इधर साथ में है ही। तो बेसिकली क्या आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सर मीटर का क्यूब इन डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय केजी। क्या यही हो जाएगा, है ना? या बेसिकली मीटर का क्यूब सेकेंड की पावर -2 और केजी की पावर -1, राइट। तो बेसिकली ये कुछ नहीं बच्चों, ये सीधे लिखा है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर का क्यूब सेकेंड का -1 और केजी का -1, ठीक, सेकेंड का -2, राइट। आप कन्वर्ट करते हैं इसको सीजीएस में किया जाए, 6.67 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में भैया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा होल क्यूब, किसी की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद केजी को ग्राम में बदलना है, तो सर हो जाएगा केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम की पावर -1। किसी को कोनो दिक्कत बचवा लोग नहीं हो ना, है ना।
6.67 इंटू 10⁻11 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ये है 100 की पावर 3, मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या बबुआ, बताइए, सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद 1000 की पावर -1 है, ये बेसिकली इसको हम लोग 10⁻³ ग्राम की पावर -1 नहीं लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। काहे सर पूछ रहे हैं बार बार आप, है ना। तो सर ऐसी जवाब दीजिए 6.67। अब पावर को कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा, ये है देखिए 10⁻6 10⁻³ घट जाएगा तो 3 बचेगा, और 10⁻11 है तो कितना हो जाएगा बबुआ लोग, 10⁻8 हो जाएगा। और बाकी ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये है सेकंड की पावर -2 है, ये है ग्राम की पावर -1 है, ये ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो बस ऐसे ही कन्वर्ट करना है यूनिट को, है ना, समझ में आ गया। ये सवाल बेसिक सवाल इसीलिए दिया गया है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आप आगे कक्षा में जाएंगे या फिर क्लास 11 के आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे, क्लास 12 के चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो कैलकुलेशन अवश्य करें, ऐसा कैलकुलेशन देख करके भागे नहीं, ठीक है, सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों लोग। चलवा जाए आगे, चलिए सर, चलो अब आ गया डायमेंशन का सवाल। बढ़िया सवाल देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ा जाए, चलिए सर पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट, कैलोरी जो है हीट का यूनिट होता है। इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, मतलब 1 कैलोरी जो है ये 4.2 जूल के बराबर है। चलिए जहाँ 1 जूल मतलब होता है बच्चा लोग 4.2, और जूल मतलब होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ठीक। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा केजी, ठीक। एक नया यूनिट आ गया, नया सिस्टम आ गया भैया, नया सिस्टम पे सिस्टम आ रहा है, समझ रहे हो, सिस्टम पे सिस्टम आ रहा है। नया सिस्टम क्या कह रहा है, जो मास है वो अल्फा केजी के बराबर है, ठीक। उसके बाद मतलब कि 1 कह सकते हैं कि जो यूनिट मास इक्वल टू, यूनिट मास जो है किसके बराबर है, अल्फा केजी के बराबर है 1 m, और यूनिट लेंथ, एक लंबाई किसके बराबर है सर, बीटा मीटर के। और उसके पश्चात क्या क्या है, यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड कह दीजिए किसके बराबर है, गामा सेकेंड के, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि सो दैट कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इतना इन टर्म्स ऑफ नया यूनिट, तो नई यूनिट में एक कैलोरी की वैल्यू इतनी होती है बताना है। कुल मिलाकर के यूनिट कन्वर्जन का सवाल है। क्या आप सभी को डायमेंशनल एनालिसिस आता है सर, बिल्कुल आता है, कहाँ नहीं आता है। तो आप सभी लोग जानते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है सर, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है, ठीक। तो आपको पूछा है N2 कितना होगा, तो N2 हो जाएगा N1U1 डिवाइड बाई U2, ठीक। चलिए 4.2 जूल को कन्वर्ट करना है किस में, एक नया सिस्टम में, ले ले आओ भैया 4.2 है ना, क्या हो जाएगा M1 बाई M2 की पावर, बताओ भैया, मास की पावर कितना है 1, L1 बाई L2 की पावर बताया जाए भाई साहब कितना है 2। उसके पश्चात बताएंगे सभी लोग, जो T1 बाई T2 है उसकी पावर है -2, ठीक है बच्चा लोग। चलो 4.2, अब देखिए कह रहा है कि जो मास है किसके बराबर, अल्फा केजी के बराबर है, यानी कि 1 केजी यहाँ का अल्फा केजी के बराबर है। चलिए मान लिए तुम्हारी बात। उसके पश्चात कह रहा है हमसे कि जो लेंथ है यहाँ का 1 मीटर, यहाँ के भैया बीटा मीटर के बराबर है। चलो भाई, उसके बाद कह रहा है यहाँ का 1 सेकेंड यहाँ का गामा सेकेंड के बराबर है कि पावर -2, यहाँ पे 2 का है, भुला गए, भुला जाओगे, ऐसी थोड़ी भुलाओगे यार। चलिए तो हो गया 4.2, देखिए केजी से केजी गया, मीटर से मीटर गया, देखिए सेकंड से सेकंड गया, तो 1 बाई अल्फा मतलब अल्फा की पावर -1 लिख सकते हैं आप सभी लोग, कहा नहीं सर। उसके बाद बीटा की पावर -2 लिखा जा सकता है सर, बिल्कुल। उसके बाद गामा की पावर देखिए ऊपर जाएगा तो -1, और पहले ही से -2 बैठा हुआ है ऊपर, तो उसको माइनस मिल करके भाई साहब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, गामा की पावर 2, यानी बेसिकली 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2 हो जाएगा। अरे आया समझ में, क्या यही प्रूव करना था क्या, अरे आ गया क्या गलती से, हाँ सर गलती से आ तो गया सर। यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया, यूनिट कन्वर्जन का आसान सा सवाल था बच्चों लोग, है ना। कोनो दिक्कत किसी को, चल रहा है काम सही से, है ना। चला जाए आगे, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़िया बढ़िया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आ गया भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर से आ गया। देखें क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। चलिए देखिए क्या रहा है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली,
इस स्टेटमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए। कह रहा है कि टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज अ मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। इस स्टेटमेंट को समझाइए। देखो बच्चा ये कह रहा है कि जैसे कि हम बोले कि ये पेड़ बहुत बड़ा है, ये पेड़ बहुत बड़ा है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है ना? इस स्टेटमेंट का कोई मतलब है? ये स्टेटमेंट बच्चों लोग अधूरा है जब तक कि आप इसका कुछ कंपैरिजन नहीं करते हैं। ठीक है, कि जब तक ऐसा नहीं बोलते हैं आप सभी लोग कि आम की पेड़ की तुलना में यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत लंबा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को बड़ा या छोटा बोलना, लार्ज या स्मॉल बोलना मीनिंगलेस है जब तक कि आप स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन से उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे कि हम बोले क्या बोले, जैसे कि हम बोलते हैं पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो जो मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल केस मान लीजिए, पृथ्वी, मैंने बोला पृथ्वी बहुत बड़ी है, ठीक। मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल केस है, एक व्यक्ति कहाँ रह रहा है, एक व्यक्ति बृहस्पति पे है, जुपिटर पे है, ठीक। तो देख के हंसेगा, वाह भाई वाह, हमसे तो कितना छोटा है, वो कह रहा पृथ्वी बहुत बड़ा है ना। तो वहां पे आप सभी को क्या करना पड़ेगा, वहां पे आप सभी को एक कंपैरिजन सेट करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्लियर है बात सभी को, है ना? तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को कंपैरिजन जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बोल सकते कि ये चीज़ बड़ा है या छोटा, क्योंकि ये चीज़ रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव मतलब रिलेशन बताना पड़ता है कि इसके रिलेशन में वो कितना छोटा या कितना बड़ा है। ठीक है, कंपैरिजन की आवश्यकता है। चलिए, उसके पश्चात कह रहा है कि इन व्यू ऑफ दिस, इसको ध्यान में रखते हुए रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर एवर द नेसेसरी, है ना। तो इन दिए गए स्टेटमेंटों को क्या कीजिए, रिफ्रेम कीजिए, फिर से लिखिए जहां कहीं भी आवश्यकता है। चलो, पहला सवाल कह रहा है एटम्स और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सबको पता है, लेकिन ये स्टेटमेंट अभी अधूरा है, क्योंकि इसको ये सब बोलना चीज़ें मीनिंगलेस हैं जब तक कि आप इसको कंपैरिजन न करें। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एटम्स के बारे में पता ही नहीं है, वो तो सोचेगा, तुम जाकर उसको बोले भैया एटम बहुत छोटा होता है, वो सोचेगा कितना छोटा होता होगा, इतना छोटा कि इतना छोटा कि बिल्कुल ही छोटा होता होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो भैया उसको जो है आपको बताना पड़ेगा कि किसी से कंपैरिजन करके आपको समझाना पड़ेगा कि एटम्स कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, इसको आपको लिखना पड़ेगा किसी से कंपेयर करके। आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द निब ऑफ द पेन। पेन के निब से भी, पिन से भी पतला, पिन से भी छोटा होता है एज कंपेयर टू द पिन, है ना। पिन के कंपैरिजन में भी जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना पड़ेगा कि एज कंपेयर टू द निब ऑफ पिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई, अरे समझे बच्चों लोग? ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसके पश्चात कह रहा अ जेट प्लेन मूव्स विथ अ ग्रेट स्पीड। जो जेट प्लेन है, अब जाके कहिए किसी को, जानते हो जेट प्लेन बहुत तेजी स्पीड से चलता है। अब सामने वाला सोचेगा कितना तेजी से चलता होगा भाई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है क्या? दूसरा सोचेगा अरे नहीं यार, 400 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता होगा। अगला बोलेगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है क्या, है ना। तो भाई स्टेटमेंट अधूरा है, मीनिंगलेस है, तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने से कितने किसी न किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे आप सब बोल सकते हैं कि जो जेट प्लेन है हेलीकॉप्टर से बहुत, हेलीकॉप्टर की तुलना में जेट प्लेन ज़्यादा स्पीड से घूमता है। तो आप कह सकते हैं कि वो, तब स्टेटमेंट थोड़ा सा लगेगा उसको, अच्छा हेलीकॉप्टर से भी तेज उड़ता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, या फिर किसी सुपर फास्ट ट्रेन से भी ज़्यादा, या कह सकते हैं हम लोग अ जेट प्लेन मूव्स विथ वेरी फास्टर देन अ सुपर फास्ट ट्रेन। क्लियर है? चलिए, उसके बाद द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। अब मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज बहुत बोल रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कंपैरिजन देना पड़ेगा कि एज कंपेयर टू अर्थ मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में जो जुपिटर है उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो ये भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अगला, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस रूम में जितने भी एयर्स हैं, मतलब इस रूम में जो एयर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है ना। तो भाई कितना होगा,
है ना, कितना होगा? तो एज कंपेयर टू द एयर मॉलिक्यूल्स, एज कंपेयर टू द एयर मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, 1 मोल में एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके कंपेरिजन में इस रूम में जो है, इस रूम में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक, उसके पश्चात अगला देखा जाए तो कह रहा है अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन खुद ही बोल दिया भैया, मच मोर दैन, है ना, दैन आगे मतलब कंपेरिजन हो गया है, पढ़े होगे कंपेरेटिव डिग्री इंग्लिश वाले बच्चे, है ना। अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, तो ये बात बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें कोई भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात अगला, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी बात बिल्कुल सही कह दिया। स्पीड ऑफ साउंड होता है 330 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एज कंपेयर टू साउंड, एज कंपेयर टू द लाइट, जो साउंड की स्पीड होती है कम होती है, तो यहाँ पे कंपेरिजन ऑलरेडी कर दिया, तो यहाँ पे रिफ्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गया एवरीवन? क्लियर है? किसी को दिक्कत? मजा आ रहा है? चलने दो, कहानी चलने दो, आराम आराम से कहानी चलने दिया जाए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.5 आप सभी के स्क्रीन पर जरा देखिए सभी लोग। A new unit of length is chosen such that speed of light in vacuum is unity। समझ गया? हमने अभी देखो स्पीड ऑफ लाइट बताइए जरा, अभी क्या होता है सर? ये होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया सर कि हमने यूनिट, लेंथ का यूनिट इस तरीके से चूज कर लिया कि ताकि जो है एक नया सिस्टम में जो स्पीड ऑफ लाइट हो गया वो क्या हो गया? यूनिट हो गया, 1 हो गया, 1 यूनिट, है ना, नए सिस्टम में। ठीक, तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। तो नए यूनिट में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी यदि लाइट टाइम लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। ठीक है, देखो भैया ये सन है हमारे पास, ये पृथ्वी है, सूरज से पृथ्वी तक आने में लाइट को टाइम लगता है 8 मिनट + 20 सेकेंड। सबसे पहले तो भैया इसको सेकेंड में बदल लीजिए आप, है ना, बदलिए जरा, 8 × 60 कर देंगे 480 + 20, यानी कुल मिलाकर ये 500 सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो लाइट है उसको यहाँ से आने में कितना टाइम लगा सर? यहाँ से यहाँ आने में लगता है अपने को, बताइए यहाँ से यहाँ आने में कितना लगता है सर? यहाँ से यहाँ आने में लगा अपने पास 500 सेकेंड। चलिए अब कह रहा है कि जो नया यूनिट है लाइट का, जो नया यूनिट है लेंथ का, वो इस प्रकार से है कि जो स्पीड ऑफ लाइट हो गया 1 यूनिट हो गया। मतलब बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए नया यूनिट हो गया, हमने नया यूनिट क्या मान लेते हैं? नया यूनिट चलो मान लेते हैं मोहन, क्या मान लेते हैं? मोहन। ठीक, ये हो गया डिस्टेंस का नया यूनिट, दूरी का डिस्टेंस का एक नया यूनिट हो गया मोहन। ठीक, चलो तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगा क्या? 1 मोहन पर सेकंड, क्या होगा? 1 मोहन पर सेकंड। ठीक है, एक नया यूनिट आ गया मोहन। तो कह रहा है कि अब इस डिस्टेंस को बताइए नया यूनिट में, मोहन में बताइए कितना मोहन दूरी पर है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो तो भैया आप सभी को बताना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बच्चों स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास नया स्पीड क्या आ गया? 1 मोहन पर सेकेंड, 1 मोहन पर सेकेंड, और समय कितना लग रहा है सभी को? 500 सेकेंड। तो देखिए सेकेंड से सेकेंड गया तो आंसर आ जाएगा 500 मोहन। कितना आ जाएगा? 500 मोहन भाई। ठीक है, तो नया यूनिट में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 500 होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया एवरीवन? किसी को दिक्कत? ठीक है, चला जाए आगे। अब मोहन की जगह मोहन मत लिख देना, यहाँ पे लिख देना आंसर में 500 न्यू यूनिट्स। ठीक है, जो भी नया यूनिट होगा उसी यूनिट में आ जाएगा ये 500 न्यू यूनिट। ठीक है, ठीक है, चला जाए आगे सर? बिल्कुल चलिए, चले। तो क्वेश्चन नंबर 1.6 देखिए क्या कह रहा। कह रहे आपके सिलेबस में ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज तो नहीं है अब, परंतु सवाल आ गए हैं तो देख लेते हैं। कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर द मेजरिंग लेंथ, है ना। लेंथ को मेजर करने के लिए अपने पास ये 3 डिवाइस दे रखे हैं, तो कौन से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है? ठीक, देखो यार कोई भी लेंथ प्रिसाइज कब होती है? जब वो जितना मिनिमम लिस्ट काउंट तक मेजर कर सके। जैसे एक स्केल है जिसमें कि ऐसे बनाया हुआ है, एक दूसरा स्केल है जो कि इनके बीच ये तो है ही,
इनके बीच में भी डिवीजन कर दिया है, इनके बीच में भी डिवीजन कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो स्केल होगा इसके कंपैरिजन क्या होगा, एक्यूरेट होगा। उसके बाद बात करते हैं, एक और स्केल हमने बना दिया, एक और स्केल हमने बना दिया, क्या बना दिया, सेम, ठीक है। और इनके बीच में हमने कर दिया अब 3 डिवीजन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब यूनिफॉर्म डिवीजन है, कोई ऐसी नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो अब नया जो स्केल आया ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा, ये स्केल जो है ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा, एक्यूरेट आंसर देगा। क्यों सर, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट क्या हो गया, इसका लिस्ट काउंट बढ़ गया, समझ गए, इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया भाई, इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बताइए, तो सर इसका लिस्ट काउंट अपने पास ज़्यादा हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक। मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर सकता है ये, तो जो ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर पाएगा, है ना, जो ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर पाएगा वो उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, वो उतना अच्छा प्रिसाइज होगा। बस चलिए वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल, 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल, ठीक। पहला बात करते हैं, पहला बात कर लिया जाए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में स्लाइडिंग स्केल में 20 डिवीजन है, यानी कि 1 जो है 20 पार्ट्स के बराबर है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 0.05, कितना हो जाएगा 0.05 mm, कितना हो जाएगा बच्चा लोग 0.05 mm, यानी कि जो 1 mm है उसको हमने डिवाइड कर दिया 20 पार्ट्स में, दिस विल गिव यू आंसर इन 0.05 mm, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 × 10⁻² mm, या फिर अगर हम मीटर में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻5 mm, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, हाँ अगला स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक। तो स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm, स्क्रू गेज है जिसमें पिच है कितना भैया 1 mm है। तो देखो भैया स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है सर, वो होता है पिच अपॉन में डिवीजन्स, ठीक है, पिच अपॉन में डिवीजन्स, ये फार्मूला होता है। तो पिच कितना है भाई 1 mm, यानी 1 × 10⁻³ सब मीटर में ही करेंगे ताकि कंपेरिजन में आसानी हो सके, डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो गया भाई 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁵ मीटर, ठीक। सी बात कीजिए, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन मेजर लेंथ विद इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट तक मेजर कर सकता है, मतलब समझ लो वेवलेंथ ऑफ लाइट की अगर बात करते हैं, विजिबल की बात किया जाए, विजिबल रेज की बात किया जाए भाई, तो विजिबल में जो एवरेज अगर हम बात करते हैं, एवरेज वेवलेंथ बात किया जाए, एवरेज वेवलेंथ बात किया जाए ऑफ विजिबल लाइट का एवरेज वेवलेंथ की बात करें तो ये लगभग होता है बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये लगभग कितना जाएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर, बोलो भाई आया कि नहीं आया। तो देखो जरा ABC में सबसे कम कौन सा है, सबसे कम लिस्ट काउंट किसका है ये, यानी कि ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है ये ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर पाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के समझ लो, डेसिमल के 7 पॉइंट तक मेजर कर पा रहा है, ये डेसिमल के 60 पॉइंट तक मेजर कर पा रहा है, सही, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा ना, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है जाएगा अपना सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो समझ गए कि नहीं समझ गए, मजा आ गया, चला जाएगा। चलो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर, है ना, अपने बालों की थिकनेस को मेजर करने चला गया एक बच्चा, बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100, यानी कि एक माइक्रोस्कोप यूज किया जिसका मैग्निफिकेशन 100, ठीक। मतलब कि माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 100 मतलब क्या समझ जान रहे हो, मैग्निफिकेशन मतलब सर, मैग्निफिकेशन मतलब ये होता है कि सर एक्चुअल वैल्यू को उसने कितना बढ़ा दिया, एक्चुअल वैल्यू को उसने कितना बढ़ा दिया, है ना। तो मैग्निफिकेशन होता है सर मैग्नीफाइड वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और आपको कह रहा है कि जो माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन 100 है, यानी कि वो एक्चुअल वैल्यू को 100 गुना बढ़ा के दिखाता है, ठीक। चलो अब क्या हुआ, एक ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड्स दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm। कह रहा है कि उसने 20 ऑब्जर्वेशन लिया, सारे ऑब्जर्वेशन का एवरेज ले लिया, तो उसने देखा कि जो माइक्रोस्कोप जो बता रहा है, माइक्रोस्कोप से नापने के बाद जो उसका विड्थ है वो कितना है बच्चों 3.5 mm है, कितना है 3.5 mm, यानी कि जो 3.5 mm क्या है बच्चा लोग, ये क्या है सर, दिस इज द मैग्नीफाइड वैल्यू, है ना, दिस इज द मैग्नीफाइड वैल्यू,
तो आपको कह रहा है व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द थिकनेस ऑफ हेयर। तो एक्चुअली में बताइए कि थिकनेस ऑफ हेयर्स कितना है ना। तो ये हो गया, नीचे हमने लिख दिया ए बी मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो दिस विल बी, चलो एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5/100 mm में, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 3.5 × 10⁻⁻2 mm। समझ गए, समझे कि समझे, या फिर 0.035 कह दीजिए mm, यानी कि हमारे बालों की जो थिकनेस होती है वो लगभग 0.035 mm होती है। ठीक है, समझिए कि नहीं समझे, ठीक है, क्लियर है। मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे लोग, चला जाए आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1.8 देखिए क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, कर देंगे। यू आर गिवन अ थ्रेड एंड मीटर स्केल। आपको एक धागा दिया जाता है और मीटर स्केल दिया जाता है। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड का डायमीटर कैसे मेजर करेंगे आप सभी लोग, थ्रेड का डायमीटर कैसे मेजर कर सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है भाई, चलो। तो थ्रेड का डायमीटर बच्चे लोग इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। जरा ध्यान से कि आपके पास पेंसिल है। एक काम करो, जो धागा दिया है ना उस पेंसिल के ऊपर एकदम नज़दीक 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 बिल्कुल सटा करके लपेट दो। ठीक, देखो, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास ये पेंसिल है। ठीक, बिना छिला हुआ पेंसिल है। ठीक है, नया पेंसिल मान लो, नहीं है तो जाकर लेके आओ मार्केट से। ठीक, अब क्या करो, उस धागे जो दिया है थ्रेड, आपको क्या करना है, इसके ऊपर लपेट लीजिए आप, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक लपेटेंगे। ठीक है, मतलब एक सारा का सारा पोर्शन एक दूसरे से चिपकता रहना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, मतलब चिपका को पूरा लपेट दो। ठीक है, ऐसे ऐसे लपेट दीजिए। सही से नहीं आ रहा लेकिन कोई बात नहीं, यूनिफॉर्मली मतलब बिल्कुल लपेट दो भाई। लपेट दिया क्या, चलिए लपेट दिया, लपेटो जल्दी जल्दी लपेटो भाई, लपेट दिया। चलिए, अब आपको कहना है कि इस जो थ्रेड है उसका डायमीटर निकाल लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, गिनते समय ही काउंट कर लेना, लपेटते समय ही काउंट कर लेना कि कितने राउंड हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें टोटल n राउंड्स हो गए। कितने हो गए, n टर्न्स कह लो, है ना। टोटल n राउंड आपने लपेटा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1000 15 2000, है ना, इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो आपने लपेट लिया, मान लिया कि टोटल टर्न्स कितने आ गए, n टर्न्स आ गया। ठीक, चलिए अब क्या करना है, धागा काम हो गया। अब आप लोग उठा लो मीटर स्केल। क्या उठा लो, मीटर स्केल उठा लो। अब मीटर स्केल उठा करके इस पेंसिल की लंबाई मेजर कर लीजिए। मीटर स्केल उठा करके पेंसिल की लंबाई मेजर कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए, अब इसकी लंबाई में जो आपने लंबाई मेजर किया मीटर स्केल से, उसमें नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करेंगे तो आपको लगता नहीं है कि जो एक धागा कितना चौड़ा है, बेसिकली उसका जो डायमीटर है वो निकल जाएगा। आ गया समझ में एवरीवन, क्लियर है, आ गया मजा। तो अगर लेंथ में अगर आप नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक धागा कितना चौड़ा है, और धागा चौड़ा मतलब क्या है, वो बेसिकली उसका डायमीटर ही तो है। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे सभी लोग। चला जाए आगे बच्चा लोग, बोला भाई, चला जाए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अ स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 1 mm। एक स्क्रू गेज जिसका पिच है 1 mm और डिवीजन कर दिया भाई साहब 200 ऑन अ सर्कुलर स्केल। डू यू थिंक it is possible to increase the accuracy of screw gauge arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale। देखिए जरा मुझे बताइए कि हम लोग इसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सर लिस्ट काउंट को घटा करके, लिस्ट काउंट क्या होता है जरा बताइए। सर ये होता है सर पिच अपॉन में डिवीजन, पिच अपॉन में डिवीजन। ठीक है, चलो अगर आप अभी कितना है भैया, अभी आपके पास 1 mm है और डिवीजन कितना 200, तो जो भी डेटा आया, अगर आपने क्या किया, अगर आपने 200 के जगह पे कर दिया 500, आपने डिवीजन कर दिया, मतलब 1 mm को 200 पार्ट में डिवाइड किया। अभी ध्यान समझना, अब इसके जगह पे हम कर रहे हैं 500 पार्ट में डिवाइड। कितने पार्ट में, 500 पार्ट में डिवाइड। तो लिस्ट काउंट घटेगा कि नहीं घटेगा, घट जाएगा। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लिस्ट काउंट घट जाएगा मतलब हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सही बात है सर, एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है ना। It is possible to increase accuracy of the screw gauge by arbitrarily increasing number of divisions on the circular scale। सर बिल्कुल, तो डिवीजन बढ़ा करके हम लोग लिस्ट काउंट को घटा सकते हैं और इस तरीके से एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिस्ट काउंट घटाने का मतलब सर डेसिमल के बहुत ज़्यादा पॉइंट तक आप मेजर कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आंसर हमारा करेक्ट आएगा। लेकिन 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 ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
ये थियोरेटिकली सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बढ़ा सकते हैं, है ना, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो आंख होता है उसके रिजोल्यूशन की बात करें भैया, अगर उतना छोटे जगह पे आप इतना सारा डिवीजन कर पाओगे तो आपका आंख सेपरेट ही नहीं कर पाएगा, उन सारे डिवीजन को देख ही नहीं पाएगा, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा, काउंट ही नहीं कर पाओगे भाई कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है, समझ में आएगा नहीं आ रहा, ठीक है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है, जितना ज़्यादा आप डिवीजन पढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, तो सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहानी समझ में आ गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल अगला। द मीन डायमीटर ऑफ थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाई वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करके हमने थिन ब्रास रॉड का हमने डायमीटर मेजर कर लिया। चलिए कह रहा है कि वाई इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड मोर रिलायबल एस्टिमेट देन अ सेट ऑफ 5 मेजरमेंट्स ओनली। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 100 मेजरमेंट लिए, एक व्यक्ति ने क्या किया 100 मेजरमेंट लिया और जो सबका क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल दिया, और एक व्यक्ति ने केवल 5 मेजरमेंट लिया और उसका एवरेज निकाल लिया, ठीक। तो क्यों 100 मेजरमेंट वाला सही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट देगा, क्यों भाई? क्योंकि सर उसने ज़्यादा मेहनत किया है, उसने सर ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए उस पर हम लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे। क्या ये बात है सर? बिल्कुल सही बात है यार, है ना, ज़्यादा मेहनत किया तो ज़्यादा भरोसा करेंगे। लेकिन फिजिक्स में आंसर दो सर, फिजिकली इसका आंसर कैसे दिया जाएगा? तो सर ये बात है, आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या होता है सर, कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो क्या होता है, एरर होने की संभावना रहती है हमेशा, ज़्यादा से चांस है रैंडम एरर्स की। तो रैंडम एरर्स मतलब जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, जैसे कि मान लीजिए अपना एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है, या फिर हवा आंधी चल रही है ना, हवा आंधी चल रहा है, हमने करेक्ट मेजरमेंट ही नहीं ले पाया, ठीक है, मेजरमेंट गलत ले लिया हमने, कभी मेजरमेंट हमने ज़्यादा ले लिया, कभी मेजरमेंट हमने कम ले लिया, समझ में? यानी कि जो रैंडम एरर्स होने की जो चांसेस हैं, जो रैंडम एरर्स लेने की जो चांसेस हैं, ठीक है, वो रैंडम एरर्स की चांसेस ज़्यादा होती। रैंडम एरर्स की जो होते हैं वो बच्चों पॉजिटिव भी होते हैं, वो निगेटिव भी होते हैं, है ना। तो ज़्यादा जितना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव मतलब ये कि कभी आपने रीडिंग ज़्यादा ले ली, निगेटिव मतलब कभी आपने रीडिंग कम ले ली, है ना। तो जैसे कि बच्चों अगर मान लिया जाए कि अगर आपने 100 मेजरमेंट लिया है तो आपका जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव होने की चांसेस बराबर है ना। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 5 ही मेजरमेंट लिए हैं तो हो सकता है कि सारे के सारे पॉजिटिव एरर होंगे, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव एरर होंगे, और सारे एरर एक्यूमुलेट होकर के ज़्यादा गलत आंसर दे सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का फायदा यही होता है कि जो हमारा एरर होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। क्या होता है बच्चों? एरर मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, समझ गए। जितना पॉजिटिव एरर हो रहा होगा उतना ही निगेटिव एरर हो जाएगा, तो ओवरऑल सबका जो इफेक्ट देखा जाएगा तो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ गए। इसीलिए हम लोग जो है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा मेजरमेंट लेते हैं ताकि अपना जो आंसर है वो ज़्यादा आ जाए, ठीक है, मतलब आंसर जो है वो बेसिकली ज़्यादा एक्यूरेट आ जाए, ठीक है भाई। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत बच्चा लोग? किसी कोई दिक्कत? चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलो भाई चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8.1.9। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.9 देखिए क्या कह रहा है। 1.9 क्वेश्चन नंबर देखो बच्चा लोग क्या कह रहा है। द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड, ठीक, मतलब एक स्लाइड है, पावर पॉइंट है, उसमें जो फोटोग्राफ का एरिया कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसी स्लाइड को एक स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं, सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्ट किया जाता है, दीवार में प्रोजेक्ट किया जाता है जब, तो कह रहा है कि ये दीवार की स्क्रीन का भैया 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया घेर लेता है। तो कह रहा है कि जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन निकालिए। तो सबसे पहले तो देखो ये किसको मैग्नीफाई कर रहा है, एरिया को, है ना भाई, किसको मैग्नीफाई कर रहा है, एरिया को। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एरियल मैग्निफिकेशन, क्योंकि एरिया को मैग्नीफाई कर रहा है। चलो निकाल लो कितना एरियल मैग्निफिकेशन है, एरियल मैग्निफिकेशन निकाल लिया जाए। सर एरियल मैग्निफिकेशन मतलब कितना मैग्नीफाइड वैल्यू है, मैग्नीफाइड वैल्यू
मैग्नीफाइड वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक भैया, आपने मैग्नीफाई कितना कर दिया 1.55 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल। कितना हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये गया तो आप लोग देख सकते हैं, इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा। डिवाइड करो भाई, कितना आ रहा है यार? डिवाइड कर सकते हैं क्या सभी लोग? कोई कर सकता है डिवाइड? जल्दी बताइए, कोई कर सकता है डिवाइड? कर सकते हैं सर। 1.55 डिवाइड बाय 1.75 डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 8.857 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये हो गया बच्चों क्या? ये हो गया हमारे पास एरियल मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया। तो एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों में होता है। ठीक, तो लीनियर मैग्निफिकेशन केवल एक में होता है ना? तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू चलो अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, एरियल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका अंडर रूट ले लीजिए आप सभी लोग, तो हो जाएगा 8.857 इंटू 10⁻³ इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका रूट ले लीजिए, सॉरी +3 है ना भाई, -3 क्यों लिख रहा हूँ यार, मैं पागल हो गया हूँ मैं। +3 ठीक। चलो तो इसका रूट ले लीजिए आप सभी लोग, तो इसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगा आप सभी का 94.1। कितना आ जाएगा? 94.1 आ जाएगा। चलो ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। ठीक है, चला जाए आगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा बच्चों 94.1, यानी कि लेंथ को ये 94 टाइम्स बढ़ा दे रहा है और विड्थ को भी 94 टाइम्स बढ़ा दे रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कह रहा है कि भैया क्या करो? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए। काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो भैया, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल पता है सभी को, पढ़ाया मैंने क्लास में, जाकर देख लेना जरूर। सिग्निफिकेंट फिगर देखो क्या कह रहा है, 0.007 मीटर स्क्वायर। देखो याद रखना, जो लीडिंग जीरोज होते हैं है ना, यानी कि पहला नॉन जीरो के आगे के जितने भी जीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये तीनों जीरो इनसिग्निफिकेंट काट दो तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1, क्योंकि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद आ गया ये वाला पावर में लिखने वाला, ठीक है, एक्सपोनेंट में लिखने वाला। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो ये होता है इससे कोई मतलब नहीं होता, जो भी आपको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है वो यहाँ से काउंट करना होता है। अब तीनों के तीनों देखिए जरा, तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, तो तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, यानी इसमें हो जाएगा 3। ठीक, चलिए उसके बाद अगला है, देखिए कहा जाता है बच्चों की जो डेसिमल होता है, डेसिमल के राइट साइड में नॉन जीरो के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि अगर इसके बाद जो जीरो लगा ये जीरो, ये सिग्निफिकेंट होगा, यानी 1 2 3 4, ये होगा क्या? 4। उसके बाद यहाँ पे भी देखें जरा, यहाँ पे भी ये जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, ये जीरो जो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4, ये हो गया 4। उसके बाद बच्चों कहा जाता है कि दो नॉन जीरो के बीच आने वाले सारे के सारे जीरो, दो नॉन जीरो के बीच आने वाले सारे के सारे जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये जो जीरो है इसमें ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4, ये भी क्या हो गया? 4। ठीक, क्लियर है? अगला लीडिंग जीरो, यानी कि पहला नॉन जीरो के आगे के जीरो जो होते हैं वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं, और दो नॉन जीरो के बीच आने वाले जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी 1 2 3 4, इसमें भी हो गया क्या? 4। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, यानी कि लास्ट के 4 का आंसर 4 और ऊपर के एक, पहले का आंसर 1, दूसरे का आंसर 3। समझ गया सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने? बताओ जल्दी, काउंट कर सकते हैं सभी लोग? हो जाएगा एवरीवन? चलिए अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे, कह रहा है कि द लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर respectively. Give the area and the volume of the sheet to the correct significant figures. भाई साहब, ठीक है, चलिए तो एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है सर लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना है सर? 4.234 मीटर इंटू 1.005 मीटर।
ठीक, मल्टीप्लाई कराओ जरा, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करा दिया जाए 4.234 इंटू 1.005 कितना आ गया भाई, ये आ गया अपने पास 4.25517, ये आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो बच्चों देखो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या होता है कि जो ओरिजिनल डेटा दिया है उसमें काउंट कीजिए सिग्निफिकेंट फिगर, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही रखना है आपको आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए देखिए, अपने को ओरिजिनल डेटा कितना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी कितने 4, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच जो जीरो आते हैं वो सारे काउंटेबल होते हैं। ये हो गया 4। तो देखो दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिनिमम कितना होगा, 4 ही होगा। तो अपने को आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर रखना पड़ेगा, 4 ही रखना पड़ेगा। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहीं तक आंसर छोड़ना पड़ेगा। यानी इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड अप। अब देखो ये क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो 5 से कम वाली संख्या को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना देगा, 4.255। ठीक है ना, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 255। ठीक है भाई, है ना, क्लियर है सभी को। चलो अगला, बहुत जगह मैंने देखा है नेट पे क्या करते हैं, बहुत जगह मतलब बहुत जगह देखा, ये 4.3 आंसर दे दिया, वो गलत है। ठीक है, वो गलत आंसर दिया है। चलो यह आंसर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। अगला वॉल्यूम की बात कीजिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या फिर क्या दे रखा है, थिकनेस। ठीक, चलो लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू हमने जस्ट निकाल ली, कितना निकाल लिया बच्चों, या फिर लिख लो 4.234 इंटू 1.005 इंटू ये कितना है बच्चा लोग, ये है 2.01 सेंटीमीटर। 2.01 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया 10⁻², कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा इसमें मीटर के क्यूब में। ठीक, चलिए अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप सभी लोग, तो इसमें 2.01 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, ये आ गया भैया 8 बराबर 8.55289117। ठीक, इंटू 10⁻² भी है, आंसर आ गया मीटर क्यूब में। अब फिर से अपने को इसको सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है, फिर से अपने को इसका आंसर कहाँ देना है, सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो काउंट करो कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल है ओरिजिनल डेटा में। सर इसमें कितना है, 4, इसमें कितना है, इसमें भी 4, इसमें देखो इसमें सर इसमें तो 3 ही है। यानी कि जो आंसर आपको फाइनल देना है वो आपको 3 डिजिट तक ही देना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही देना है, यानी कि 1 2 3 यहाँ तक आंसर देना है। अब इसके आगे वाली संख्या को देखिए, आगे वाली संख्या क्या 5 से बड़ी है, नहीं 5 से छोटी है, यस 5 से छोटी होने पर इनको पूरा ड्रॉप कर दिया जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 8.55 इंटू 10⁻² मीटर का क्यूब, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.008 नहीं 0.08 होगा, है ना, 0.08, ठीक है 10⁻², 0.0855। ठीक, ये हो जाएगा मीटर के क्यूब। अब इसमें भी देखो, इसमें भी अपने पास 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, राइट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का आंसर आप सभी को देना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कहानी, बच्चा लोग समझ में आ रहा है पूरा क्वेश्चन, सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सर हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है भाई, चलने दीजिए, चलने दो भाई, सब कुछ सही चलने दो। इसी तरीके से कह रहा है अगला सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है और नेट पे बहुत जगह इसका आंसर गलत दिया हुआ है, जो यहाँ पे सीखोगे वो सही सीखोगे। ठीक, चलिए देखो कह रहा द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.30 kg। एक दुकानदार के तराजू से नापा गया जो वजन है वो कितना है बॉक्स का, इस बॉक्स का वजन कितना भैया, इस बॉक्स का वजन है 2.30 kg। ठीक है, चलिए 2 गोल्ड पीस ऑफ मासेस, पहला मास है गोल्ड पीस का 20.15 ग्राम और जो दूसरा है वो कितना है भैया 20.17 ग्राम, इस बॉक्स में ऐड कर दिए जाते हैं, इस बॉक्स में डाल दिए जाते हैं। तो क्या है कि टोटल मास को बताइए कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर तक, और डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस, इन दोनों पीसेस के मास में क्या डिफरेंस है उसको भी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना। चलो भाई, तो सबसे पहले तो यार जोड़ लीजिए टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा सर, एक तो बड़ा वाला मास, उसमें m1 और m2 जोड़ देंगे। लेकिन सर ये तो ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, पहले क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, कर लो। ये हो जाएगा 2.30 प्लस ये कितना है 20.15 इंटू 10⁻³ kg प्लस
20.17 इंटू 10⁻³ और बाहर लगा दिया हमने kg। ठीक, अब क्या करेंगे 2.30 10⁻³ कैसे लिखेंगे इसको सर? इसको लिखेंगे हम लोग 0.02015 लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखेंगे। प्लस इसको कैसे लिखेंगे 0.02017। ठीक, ये आ जाएगा kg में, दिस विल बी इन kg। अब जोड़ा जाए बच्चा लोग, चलो सर जोड़ना शुरू करते हैं। 7 5 12 का 2, इसके बाद 2 1 3, उसके बाद 0 0 0, उसके बाद क्या सही है क्या? बड़ा जोड़ दिया ना, सही है सही है। उसके बाद 2 2 4 का 4, उसके बाद 0 0 3, उसके बाद 2 होगा 2.34032 2.34032। ये आ गया क्या? कितना गया? ये सही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेटर से जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है ये। 2.30 में जोड़ना है अपने को 0.02015 प्लस 0.02017, हाँ 2.34032, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अब देखो क्या इतना, ये जो आंसर आ रहा है किस में आ रहा है भाई? ये kg में आ रहा है। दिस आंसर इज कमिंग इनटू kg, राइट। तो क्या ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर है? नहीं सर। जोड़ने में सिग्निफिकेंट फिगर का, सिग्निफिकेंट डिजिट का क्या रूल चलता है सर? जोड़ने में सर सिग्निफिकेंट डिजिट का ये रूल चलता है कि जो भी डेटा ले रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद आपको देखना है कितना मिनिमम डेटा तक दिया है, कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए इसमें कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद सर 2। इसमें देखिए डेसिमल के बाद कितने हैं? इसमें देखिए डेसिमल के बाद कितना है? 1 2 3 4 4 हैं। इसमें कितना है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। तो भैया आंसर आपको केवल इन दोनों, इन सब का मिनिमम में से देना है, यानी कि 2 तक, डेसिमल के 2 ही डिजिट तक देना है। यानी कि देखो तो भैया यहाँ तक देना पड़ेगा। इसके आगे की संख्या देखिए 0 है तो भैया उसको छोड़ दीजिए पूरा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2.34 kg। आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ जाएगा? 2.34 kg। अरे सॉरी बच्चा लोग, सॉरी। देखिए अपने को आंसर जो है जो छोड़ना पड़ता है, आंसर जो छोड़ना पड़ेगा आप सभी को, दैट आंसर यू नीड टू छोड़ना पड़ेगा इन उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में जितने के सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास, मतलब जितने के सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास अवेलेबल है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर अवेलेबल है डेसिमल के बाद। तो देखो यानी कि अपने को जो आंसर छोड़ना पड़ेगा ये 2.3 तक आंसर छोड़ना पड़ेगा, कोई केवल 2 ही डिजिट तक आंसर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर आ जाएगा कितना? 2.3। कितना? 2.3, क्योंकि इसके आगे की संख्या कितना है? 4 है, 4 5 से छोटा है, तो इस आगे वाली संख्या को हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सेम। ठीक है, समझ गए? बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, आगे चला जाए। जोड़ समझ में आ गया जोड़ का? तो जोड़ में बच्चा लोग ये रूल चलता है कि जितने भी क्वांटिटीज को आप सभी लोग जोड़ रहे हैं उसमें देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखो एक में 2 है, बाकी दोनों में 4 4 है, 3 दोनों में सबसे मिनिमम करना है 2। यानी कि जो आंसर लिखना है सभी को, जो आंसर आप सभी को लिखना है उस आंसर में टोटल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, यानी 2.3 ही आंसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या रहा है कि इसके मासेस के जो डिफरेंस है उसमें बताइए। मासेस का जो डिफरेंस है भैया 20.15 20.17 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? ये घटा देंगे 20.17 में से 20.15 घटा देंगे तो आ जाएगा चलो 0.02। कितना आ जाएगा? 0.02 ग्राम। ठीक, अब देखिए डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? डेसिमल के बाद इसमें मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? जल्दी बताएंगे एवरीवन, डेसिमल के बाद कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है? एवरीवन जल्दी से आंसर देंगे। सर इसमें है 2, इसमें भी है सर कितना? 2। तो अपने को आंसर छोड़ना पड़ेगा 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.02 के बाद एक और 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाले 0 तो काउंटेबल नहीं होंगे, है ना। तो 0.020 ग्राम आंसर हो जाएगा। 0.020 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ गया? ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चला जाए। चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1.13। क्वेश्चन नंबर 1.13 देखिए क्या कह रहा है आप सभी के स्क्रीन पे बच्चे लोग, आप सभी के स्क्रीन पे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1.3 कह रहा है कि अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v and speed of light c। लेकिन इस फार्मूले में जो है c कहीं ना कहीं फार्मूले में मिस हो गया है। एक व्यक्ति ने जो लिख रहा था उसने क्या करिए, एक बॉय जो है, अब बॉय रिकॉल्स द रिलेशनशिप, कुछ इस तरीके से रिकॉल करता है लेकिन सही से रिकॉल नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ उसमें उसने मिस्टेक लिखा, कुछ ना कुछ उसने क्या किया, कुछ ना कुछ उसने इसमें मिस्टेक डाल दिया है। ठीक, तो कह रहा है कि आपको सी कहाँ पुट करना चाहिए, सी कहाँ पुट करना चाहिए। देखो फार्मूला अपने पास m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2। जिसको फार्मूला याद हो तो बता ही देगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जिसको नहीं याद हो क्या करेगा, देखो जो उसको नहीं याद उसको ये करना पड़ेगा कि देखिए भैया ये क्या, इसको अच्छा एम नॉट किधर ले आइए पहले, m बाई एम नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक, अब देखिए m भी मास है, m नॉट भी मास है। मास मास क्या होगा, डायमेंशनलेस, यानी इधर का कोई डायमेंशन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी डायमेंशन नहीं है, यानी कि इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 का कोई डायमेंशन नहीं है, अगर ऊपर कोई डायमेंशन नहीं है तो नीचे भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, नीचे भी डायमेंशन लेस होना चाहिए सर। या फिर 1 माइनस वी स्क्वायर है, 1 माइनस वी स्क्वायर है भैया, इसको अगर देखा जाए तो ये गलत चीज़ लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि v अपना स्पीड है, स्पीड का कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, स्पीड को आप एक में से कैसे घटा देंगे, है ना। तो इसको भी, इस क्वांटिटी जो लिखा है यहाँ पे, इसको भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, यानी कि वी स्क्वायर है तो उसको इसके नीचे सी स्क्वायर आना चाहिए, तभी जाकर के ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो पाएगा, है ना। तो वी स्क्वायर के नीचे क्या आना चाहिए बच्चों, सी स्क्वायर, यानी कि ये करेक्ट फार्मूला अपने पास ये हो जाएगा। करेक्ट फार्मूला क्या होगा, करेक्ट फार्मूला हो जाएगा सर m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, समझ के आ गया, ये हो जाएगा फार्मूला अपना सही। ठीक है, सही है, किसी कोई दिक्कत, कहानी समझ में आ रहा है सभी को, आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल, एटॉमिक स्केल में यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाई 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम की अगर साइज बात किया जाए तो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम कितना होगा इन मीटर क्यूब ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है, उसका साइज आप सभी को दे रखा है, उस हाइड्रोजन एटम का क्या दे रखा है आप सभी को बच्चे लोग, साइज दे रखा है। क्या दे रखा है, साइज दे रखा है, यानी कि बेसिकली इसका रेडियस दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि रेडियस दे रखा है आप सभी को 0.5 × 10⁻10 मीटर दे रखा है ना, एक हाइड्रोजन एटम का। तो कह रहा है 1 हाइड्रोजन एटम नहीं बल्कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो पहले एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम निकाल लीजिए। एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम क्या होगा, V1 क्या हो जाएगा 4/3 पाई r3, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है पॉइंट, या मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻11 का पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास वॉल्यूम। इसको वैल्यू निकाल लीजिए, 5 की पावर 3 करेंगे 125, 125 में क्या करना पड़ेगा आप सभी को, गुणा करना पड़ेगा 4 से, उसमें गुणा कर दीजिए 3.14 से। ठीक है, उसमें भाग दे दीजिए आप सभी लोग 3 से, तो हो जाएगा 523.33 × 10⁻, कितना आ जाएगा -33। ठीक है, ये हो गया बच्चों कितना, किसमें आ गया, मीटर क्यूब में। ये किसका वॉल्यूम निकल गया सर, एक हाइड्रोजन एटम का। आपको कह रहा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम निकालिए। सर 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल क्या हो जाएगा भैया, एक एटम का वॉल्यूम इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.023 × 10⁻23, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 523.33 × 10⁻−33, मल्टीप्लाई किया जाए कितना आ जाएगा, 6.023 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा चलो 3152 × 10⁻, कितना 33 में से ये जाएगा -10, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 3.152 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है भाई,
3.152 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। आ गया क्या आंसर? तो दिस विल बी, तो बच्चा लोग, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। दिस इज द एटॉमिक वॉल्यूम। याद रखना, आप सभी को पता होगा कि 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर, लेकिन दैट इज योर मोलर वॉल्यूम, है ना। लेकिन ये एटॉमिक वॉल्यूम है ना, कि इतने एटम्स, कितना, अगर एटम्स को, केवल एटम्स को देखा जाए, उनके बीच के स्पेस को नहीं देखा जाए, तो इसका वॉल्यूम कितना आता है सर? इतना आता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया? आगे यहाँ तक बात समझ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे लोग चलिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कह रहा है कि, देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। ठीक, यानी कि 1 मोल गैस का जो मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, यानी मैं बोल देता हूँ VM, ये कितना है भैया? 22.4 लीटर। ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए वही सवाल आ गया, मैंने बोला था ना, वही सवाल आ गया। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वॉल्यूम जो आपने निकाला, ये जो एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, ये है ना, ये जो मोलर वॉल्यूम है उसके तुलना, मतलब उनका रेशियो निकालना है। और ये कह रहा है कि ये रेशियो इतना बड़ा क्यों है? मतलब मोलर वॉल्यूम का आप सभी को रेशियो निकालना है किससे? एटॉमिक वॉल्यूम से, एटॉमिक वॉल्यूम से। ठीक, चलो निकाल दिया जाए। चलो सर, तो एटॉमिक वॉल्यूम बच्चों हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन वहाँ पे आपको साइज दिया था 0.5 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ पे देखिए साइज दिया था कितना? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो सर इतना आंसर आया था, इतना आंसर आया था। तो अपने पास देखो साइज दिया है कितना, उसका डबल दिया, 1 एंगस्ट्रॉम दिया। तो अब ये वॉल्यूम कितना होगा? निकाल लो यार, चलो निकाल लो, सीधे निकाल लो। 1 मोल एटॉमिक वॉल्यूम, 1 मोल एटॉमिक वॉल्यूम है ना। 1 मोल एटॉमिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पहले 1 मोल में कितने एटम्स? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। और एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई। रेडियस कितना भाई? 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻−10 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई। तो 6.023 इंटू 4 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 3, ठीक, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा भाई जो 25.21 इंटू 10⁻ हो जाएगा -30 में 7 जाएगा, तो हो जाएगा -7 मीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ गया ये लगभग आ गया भैया। कितना? ये लगभग आ गया अपने पास। जरा बताइए कितना आ गया? लगभग 25.21 इंटू 10⁻−7 मीटर क्यूब। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था ये 3.152। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? चलिए, तो ये 25.21 इंटू 10⁻−7 मीटर क्यूब आ गया। अब इसको रेशियो लेना है, इससे रेशियो ले लीजिए। रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर ये देखो मीटर क्यूब में है, तो उसको भी मीटर क्यूब में बदल लीजिए, तो हो जाएगा 22.4 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे 10⁻−3 मीटर क्यूब हो जाएगा, और डिवाइड बाय 25.21 इंटू 10⁻−7। ठीक है, अब 22.4 में आपको डिवाइड करना है 25.21, कितना आ गया ये आ गया भैया अपने पास 0.888 इंटू 10⁻4 भी हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया अपने पास 8885, नियर अबाउट ये 8885 के आसपास आ रहा है। तो ये जो रेशियो है, जो मोलर वॉल्यूम है भैया, ये मोलर वॉल्यूम देख सकते हैं आप सभी लोग कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, देख सकते हैं 8885 गुना ज़्यादा है, नियर अबाउट। कह रहा है कि व्हाई दिस रेशियो इज लार्ज। तो ये रेशियो इसलिए लार्ज है क्योंकि ये जो एटॉमिक वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, 1 मोल में कितने एटम्स हैं? 1 मोल में कितने एटम्स हैं? इन सारे एटम्स का आपने वॉल्यूम निकाला और जोड़ दिया, जबकि मोलर वॉल्यूम ये बोलता है कि 1 मोल के द्वारा कितना आयतन घेरा जा रहा है, मतलब इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको भी काउंट करता है। तो गैसों में इंटरमोलिकुलर स्पेस बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, गैसों में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो मोलर वॉल्यूम जो होता है बच्चों क्या होता है? ये ज़्यादा होता है। जैसे इसी रूम में बात कीजिए, इस रूम में क्या है? बहुत सारे गैसेस पार्टिकल हैं, है ना। तो इस जो गैसेस पार्टिकल इस पूरे रूम में फैले हुए हैं। इस रूम का जितना आयतन वॉल्यूम होगा उतना ही उस गैस, उतने ही उस पूरे, मतलब कि इस एटम्स का, मतलब मोलर वॉल्यूम होगा इसका, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं एक एक पार्टिकल को पकड़ूं और उसका वॉल्यूम मेजर करके सबको जोड़ूं तो वो बहुत कम होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा पूरा? ठीक है,
समझ गए सभी लोग? चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1.7 1 पॉइंट कितना है 1.16 16वां नंबर का क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाई ट्रीज हाउसेस सीम्स टू मूव रैपिडली इन डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन मोशन, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे हिल टॉप हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, वो स्टेशनरी फील होते हैं। इन फैक्ट सिंस यू आर अवेयर दैट यू आर मूविंग, दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सीम टू मूव विथ यू, है ना। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप बस पे, ट्रेन पे जब बैठते हैं तो आपके अगल रोड के किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो बहुत तेजी से पीछे की ओर जाते हैं। लेकिन अगर आप दूर पे देखते हैं, बहुत दूर पे जो आपका पहाड़ है ना, दूर पे जो पहाड़ है या फिर आपको सूरज को देखते हैं तो आपको लगता नहीं कि वो मूव कर रहा है, लगता है कि बहुत स्टेशनरी है। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है चल रहा है और यहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले आपके पास ये पेड़ है, आपके नज़दीक वाला पेड़ है, ठीक। पेड़ कैसे बनता है भाई? पेड़ ऐसे बनता है, ठीक है। ये पेड़ हो गया। तो क्या हो रहा है कि ज़रा ध्यान से समझिएगा, ज़रा ध्यान समझिएगा, ज़रा ध्यान समझिएगा आप सभी लोग। क्या समझेंगे आप सभी लोग कि जो आपका आँख है उस आँख से इस वस्तु को मिलाने वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इसको लाइन ऑफ साइट, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है लाइन ऑफ साइट जो है ये बहुत कम है इसके लिए। क्या बच्चों? ये डिस्टेंस जो है बहुत कम है। तो ये लाइन ऑफ साइट जो है बच्चों ये बहुत कम है। आप सभी को पता होगा V = R ओमेगा, क्या पता है क्या? ठीक है। ओमेगा क्या होगा बच्चों? V/R। ओमेगा क्या हो जाएगा? V/R। आप घूम रहे हैं V से, लेकिन ये डिस्टेंस R जो है, ये जो रेडियस है R, ये क्या है? बहुत कम है। अगर आप V से जा रहे हैं, रेडियस R बहुत कम है, तो आपको लगता है नहीं कि जो ओमेगा होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। यानी कि जब आप आगे बढ़ गए, इस पोजीशन पे आ गए हैं, जब इस पोजीशन पे आ गए हैं तो ये क्या होगा? इस मतलब इसको देखिए जरा, इसको देखा जाए तो ये एंगल बच्चों बहुत ज़्यादा है। ये एंगल मतलब ये जो एंगल है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ठीक। जितना ज़्यादा जाएंगे उतना तेज़ी से आपका ये एंगल चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस बहुत कम है ना। तो ये लाइन ऑफ साइट जो है बच्चों बहुत तेज़ी से मूव करता है, इसलिए आपको जो ऑब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा मूव करते, ज़्यादा फास्ट तेज़ी से, मतलब ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हुए दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरा केस। एज़ कम्पेयर टू मैं अब यहीं पे दूसरा केस लेता हूँ। ये मेरे पास ट्रेन हो गया, ट्रेन का चक्का ऊपर कैसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया, ये ट्रेन है मान लीजिए, और यहाँ पे आप बैठे हैं और एक बहुत डिस्टेंस पे पहाड़ है, बहुत दूर पहाड़ है, ठीक है। अब इसके लिए ज़रा ध्यान से देखें, इसके लिए ज़रा ध्यान से देखिए कि अब मान लीजिए बच्चों आप यहाँ पे थे, बाद में पहुँच गए यहाँ पे। तो पहले आप यहाँ पे थे, अब बाद में आप पहुँच गए यहाँ पे। तो इस कंपेयर टू इस एज कंपेयर टू ये थीटा, ये जो थीटा है, और दूसरा जो पेड़ यहाँ पे था, ये जो पेड़ यहाँ पे था, उसके लिए ये थीटा, जरा देखिए ये थीटा 1 बड़ा है कि ये थीटा 2 बड़ा है? तो आप सभी को दिख रहा है साथ से बच्चों थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से। अगर मैं दोनों तरफ टाइम से भाग करता हूँ, थीटा 1 बाई टाइम ग्रेटर देन थीटा 2 बाई टाइम, ठीक। थीटा 1 बाई टाइम क्या होता है सर? एंगल थीटा, मतलब एंगल थीटा डिवाइड बाई टाइम, मतलब क्या है? चेंज इन द एंगल अपॉन टाइम। बेसिकली सर ये एंगुलर स्पीड होता है, यानी जो ओमेगा 1 है ज़्यादा होगा ओमेगा 2 से, ठीक। ओमेगा 1 ज़्यादा होगा ओमेगा 2 से, यानी कि जो इसका ओमेगा है, इसका यानी कि जो इसका रोटेशनल स्पीड है, स्पीड क्या है? ज़्यादा है। यानी जो पेड़ है वो ज़्यादा तेजी से घूम रहा है, और जो पहाड़ है अपना उसका ओमेगा कम है, उसका रोटेशनल स्पीड कम है, कम घूम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके लिए बच्चों लाइन ऑफ साइट तेजी से चेंज हो रहा है, लेकिन पहाड़ के लिए लाइन ऑफ साइट बच्चों तेजी से चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। कभी बस पे बैठ के देखना, मैं तो देखा हूँ ऐसा, है ना। बस पे बैठ के देखना, तुम देखना कि तुम बैठ के देखना पीछे अगर तुमको सूरज दिखाई दे रहा है, सूर्य अगर सन दिखाई दे रहा है, तो बच्चों बहुत दूरी तक सन तुमको दिखाई देता रहेगा, एज कम्पेयर टू वहाँ पे जो पेड़ था, वो पेड़ पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन सन तुमको दिखाई देता ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइन ऑफ साइट बच्चों चेंज ही नहीं हो रहा, बहुत स्लोली चेंज हो रहा है। कहानी समझ में आ गई? ये क्लियर है ये कहानी पूरा? ठीक है भाई, चला जाएगा। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अगर सेशन में मजा आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं द सन इज अ हॉट प्लाज्मा
जो कि आयोनाइज मैटर होता है। व्हेन इट्स इनर कोर एट अ टेम्परेचर ऑफ एक्सीडिंग 10⁻⁷ केल्विन एंड इट्स आउटर सरफेस एट टेम्परेचर ऑफ 6000 केल्विन। At this high temperature, no substance remain in solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solids and liquids or gases. Check if your guess is correct from the following data. Mass of the sun इतना और radius of the sun इतना। ठीक है, देखो कह रहा है कि जो सूरज है ना, ये जो सन है, सन का कह रहा है विट्स इनर कोर टेम्परेचर ऑफ एक्सीडिंग 10⁻⁷ केल्विन। सन का जो इनर कोर है वो 10⁻⁷ केल्विन के टेम्परेचर पे, और बाहरी टेम्परेचर कितना है इसका 6000 केल्विन। ठीक, ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है बच्चा लोग, ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी सॉलिड इस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब किसी भी सॉलिड को अगर इतना टेम्परेचर देंगे तो वो उड़ जाएगा भाप बन के, समझ लो, है ना। तो सूरज की डेंसिटी कितनी होगी, सन की डेंसिटी कितनी होगी कि वो अभी तक बना हुआ है, समझ लो, अभी तक बना हुआ है भाई, कितनी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो सर सूरज की डेंसिटी कितनी होगी, है ना। तो सर सूरज की जो डेंसिटी होनी चाहिए इन द रेंज ऑफ, क्या पूछ रहा है, इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी इन द रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको क्या लगता है सूरज की जो डेंसिटी होनी चाहिए इतने टेम्परेचर पे, सॉलिड की डेंसिटी के आसपास होनी चाहिए या फिर लिक्विड की डेंसिटी के आसपास होनी चाहिए, गैस की डेंसिटी के आसपास होनी चाहिए। सर ऑब्वियस सी बात है सर, इसकी जो डेंसिटी होनी चाहिए सॉलिड की डेंसिटी के आसपास होनी चाहिए। अपना आंसर आप सॉलिड निकाल सकते हैं। जो डेंसिटी होता है रो, वो होता है सर मास अपॉन में वॉल्यूम। मास कितना है बच्चों सूरज का, 2 × 10⁻30 kg अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 4/3 4/3 पाई। रेडियस कितना है 7 × 10⁸ का होल क्यूब। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको जरा, हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में 4 पाई × 7 का क्यूब 343। ये हो जाएगा बच्चों 30 में से 24 जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व किया जाए इसको, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 343 और डिवाइड बाय पाई भी है 3.14 से भी डिवाइड कर दिए। तो ये लगभग कितना आ जा रहा है, ये लगभग आ जा रहा है अपने पास 0.00139 × 10⁻6 2 4 2 यानी कि लगभग है 1392 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी। और ये डेंसिटी को जो होता है बच्चों, ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी जो है बच्चों, ये जो डेंसिटी है ये सॉलिड की डेंसिटी की रेंज, क्योंकि लिक्विड और गैस की डेंसिटी कभी भी इतनी नहीं होती है। सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो इतना कभी भी नहीं होता है। तो हमारा गेस सही था, जो सन की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के रेंज में होती है और लगभग 1392 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में लगभग 1400 किलो सन का मास आता है। ठीक है भाई, समझ गए। ये था बच्चों आज का हमारा कंप्लीट सेशन का डिस्कशन, जिसमें कि हमने टोटल ऑफ 17 क्वेश्चन का डिस्कस किया है फ्रॉम द यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बढ़िया थे, प्रैक्टिस जरूर करना। मजेदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन था। ठीक है, तो यार इसी तरीके अगर वीडियो चाहते हो, है ना, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें तो भाई इतना काम कर देना, बाकी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें बच्चों लोग।